हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के दूसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जो पहला चैप्टर था ब्रिक्स बीट्स एंड बोस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। इस वीडियो में जो दूसरा चैप्टर है किंग्स फार्मर्स एंड टाउस उसके कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अलग अलग टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, एसोसिएशन रीजन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, वो तो पूरा फॉर्मेट आपने देखा ही था। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि ये जो चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ मैप्स से बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं। तो लास्ट में लेवल 4 में हमने बहुत सारे मैप्स को डिस्कस करा है। डोंट मिस दैट एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सो here we have the second chapter, Kings, Farmers and Towns। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन का फॉर्मेट दिख रहा होगा। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। 4 लेवल में हमारा ये सेशन बटा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। लेवल 1 में 5 क्वेश्चन, लेवल 2 में 10 क्वेश्चन एंड लेवल 3 में 5 क्वेश्चन अगेन असोसिएशन रीजनिंग और सोर्स बेस्ड मिला के। एंड लेवल 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग मैप्स डिस्कस करेंगे। एंड इस चैप्टर के मैप ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं कि इस चैप्टर के मैप से आपसे सवाल पूछे जाए। सो डोंट मिस द इंटायर सेशन, आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है, बीच में ना छोड़े। नाउ लेवल 1 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज पियदस्सी एंड देवनाम पिय इन द इंस्क्रिप्शन, कि किसे देवनाम पिय और पियदस्सी नाम से पुकारा गया है? बिंदुसार, समुद्रगुप्त, रुद्रदमन या इनमें से कोई नहीं। तो वी ऑल नो कि सबसे पहले तो इंस्क्रिप्शन लगवाने का सिलसिला किन्होंने शुरू करा? अशोका ने। एंड वहाँ पे तो बिंदुसार तो कट ही जाते क्योंकि बिंदुसार अशोक से पहले आए हैं। तो बाकी के जितने भी रूलर्स हैं उनको पियदस्सी और देवनाम पिय नाम से नहीं, अशोक को पियदस्सी और देवनाम पिय नाम से डिजाइग्नेट करा गया उसके इंस्क्रिप्शंस में। आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट डू दीज टर्म मीन। देवनाम पिय का क्या मतलब होता है, पियदस्सी का क्या मतलब होता है। सो चूंकि यहाँ अशोक हमारे पास ऑप्शन में है नहीं तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, इनमें से कोई नहीं। हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बहुत आसान सा सवाल है बट ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये हैं हमारे कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं। एक और नाम है इनका विष्णुगुप्त। सो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य विल बी द करेक्ट आंसर। आपको एक और किताब है चाणक्य ने लिखी है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताने कि नाम क्या है उसका। देन डैश वॉज अपॉइंटेड बाय अशोका फॉर द स्प्रेड ऑफ धम्म, कि अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए, धम्म मतलब क्या, राइटियस वे ऑफ लिविंग, अपने बड़ों की इज्जत करना, स्कॉलर्स की इज्जत करना, चैरिटी देना, सर्वेंट्स के प्रति काइंड होना, गरीबों के प्रति काइंड होना, मजलूमों के प्रति काइंड होना, तो ये सारी चीजें धम्म में आती थी। तो इसको प्रचारित करने के लिए किसको नियुक्त किया गया? पतिवेदकास को, अमात्य को, धम्म महामत्त को या पुरोहित को। ये 4 हमारे ऑफिशियल्स के नाम है, पोस्ट है, ये डिजाइग्नेशन है। तो यहाँ पे जो धम्म महामत्त नाम का डिजाइग्नेशन है ये स्पेशली बनाया ही गया था कि इसमें हम लोग अलग अलग ऑफिसर्स को नियुक्त करेंगे धम्म महामत्त के पोस्ट पे, जो कि गाँव में जाके, शहरों में जाके, चौक चौराहों में जाके लोगों को धम्म के प्रति अवेयर करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। देन प्रयाग प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड बाई डैश एंड डैश, के प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा किसमें हुई थी? मतलब यहाँ पे पहले आपको उस कवि का या उस लेखक का नाम बताना जिसने इसको रचा था एंड किस लैंग्वेज में रचा था वो भी बताना आपको। तो कालिदास तमिल, समुद्रगुप्त संस्कृत, चाणक्य पाली या हरिसेन संस्कृत। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो डेडिकेटेड है समुद्रगुप्त को बट रचना की थी हरिसेन ने। तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर, क्योंकि हरिसेन का ऑप्शन तो ऑप्शन डी में ही है। एंड इसकी रचना जो है वो संस्कृत में की गई थी। गुप्ता अंपायर के बाद से संस्कृत बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन रूलर्स। उससे पहले अलग अलग लैंग्वेजेस चलते थे बट उसके आने के बाद संस्कृत वॉज प्रीटी मच कॉमन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको मिलान का पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा मिलान सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। तो 4 मिलान दिए गए हैं, बच्ची, चंपा, हर्षवर्धन, कन्नौज, बसंतुवान, स्कॉलर ब्राह्मण्स एंड जेम्स प्रिंसेप एक्सकवेशन राजगीर। तो वज्जी और चंपा इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें हैं। तो जिसमें आपको लगता है कि कॉमन चीज़ों में मिलान गलत हुआ है उसको छोड़ के सही मिलान को में पहचान के फिर आइडेंटिफाई करना। तो वज्जी की राजधानी है हमारी वैशाली। तो चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी, दिस कैन नॉट बी द करेक्ट मैच। फिर मसत्तुवान एक टर्म है जो व्यापारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो विद्वान ब्राह्मणों की यहाँ बात की जा रही है, इसको हटा देते हैं। जेम्स प्रिंसेप, जाहिर सी बात है हिस्ट्री में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है बट खारस्टी और ब्राह्मी लिपि को डिसाफर करने में, ना कि राजगीर को एक्सकवेट करने में। तो ये तीनों हमारे गलत हो गए। एंड हर्षवर्धन की जो राजधानी है दैट इज कन्नौज। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट मैच। ये हमारे 5 क्वेश्चन रहे इस लेवल 1 के। अब हम लोग स्टैंड अलोन एमसीक्यू से आगे बढ़ते हैं, कुछ आइडेंटिफाई द कैरेक्टर, इमेज बेस्ड क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला हमारा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कुछ कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कि कुछ महाजनपदों में सत्ता जो है लोगों के समूहों द्वारा साझा की जाती थी, मतलब पावर वाज शेयर्ड बाय
ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग थे, उनमें पावर बटी हुई थी। द धर्म सूत्र ने केवल शासकों के लिए मानदंड निर्धारित किए कि यहाँ पे केवल रूल्स बनाए गए थे राजाओं के लिए। देन बिंबिसार ने अवंती महाजनपद पे शासन किया और मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी, इनिशियल कैपिटल, दैट वाज राजगीर। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है, आपको उसे पहचान के टिक लगाना है। पहला दूसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, या केवल चौथा। एक एक कथनों को सही से पढ़े, वीडियो पॉज करें, देन रीड द स्टेटमेंट्स अगेन, फिर आप अपना आंसर मेक करें। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। कभी कभी हमने देखा ज्यादातर जो महाजनपद थे वो तो मोनार्कीज थी, वहां पे राजाओं द्वारा शासन होता था। कुछ कुछ महाजनपद जो है वो ओलिगार्की भी थी। यहाँ पे कुछ लोग थे जिनको गणपति कहते थे, वो गण और या कह ले तो संघ के तौर पे उसको रूल किया करते थे। तो सम महाजनपदा वाज ओलिगार्की। वज्जी महाजनपद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कंबोज महाजनपद बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, इस हिसाब से सी और डी हमने हटा दिया। देन धर्म सूत्रों में शासकों के लिए ही नहीं बल्कि ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए, एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए भी मानदंड निर्धारित किए गए थे। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि बिंबिसार ने अवंती पे नहीं मगध पे रूल किया था। तो केवल चौथा और पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। चौथा तो सही है कि मगध की इनिशियल कैपिटल क्या थी, दैट वाज राजगीर। फिर जब उदयन आते हैं तो उनको फिर ट्रांसफर किया जाता है। तो ऑब्वियसली 1 and 4 स्टेटमेंट हियर आर करेक्ट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर को पहचानना है। 2 क्लू हमने दिए हैं कि वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में मिंट में काम करते थे, मतलब सिक्के वगैरह जहाँ पे जारी किए जाते हैं वहाँ पे काम करते थे। एंड उन्होंने ब्राह्मी और खारोष्टी लिपि को डिसाफर किया, जिससे हम लोग अशोका के इंस्क्रिप्शन को पढ़ पाते हैं। कौन है ये? अलेक्जेंडर कनिंघम, कॉलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, आर.एम. व्हीलर, या कोई और पर्सनालिटी है? तो जब हमने देखा था खारोष्टी और ब्राह्मी लिपि को डिसाफर करने के बाद, तो वहाँ पे जेम्स प्रिंसेप का जिक्र आता है। इन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शन को देखा एंड देन ही डिसाइफर्ड द खारोष्टी लिपि एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। एंड इसके बाद हमें हिस्ट्री सारी चीज़ें पता चलती है, मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड, उसके पोस्ट मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड, या उससे पहले कैसे चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें हमें जेम्स प्रिंसेप की वजह से ही पता चल पाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक इमेज है, आपको बताने की जो इमेज है वो एक आप दीवार देख पा रहे, जो दीवार है एक बहुत पुराने महाजनपद का हिस्सा है। उस महाजनपद का नाम बताएं। अवंती, अशमक, वज्जी, मगध, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद हो जाते हैं। अवंती, वज्जी और मगध तो बहुत पावरफुल था। अशमक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो साउथ इंडिया में एकमात्र महाजनपद था। एंड ये जो वॉल्स है वो राजगीर के साइक्लोपियन वॉल्स है, तो राजगीर जो है मगध के अंदर आता था। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, सही स्टेटमेंट की पहचान करके उनको टिक लगाना है। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब। उन्होंने पहले ऐसे रूलर थे वो जिन्होंने अपना जो मैसेज है, चाहे वो धम्म के फॉर्म में हो, रूल्स के फॉर्म में, रिलेशंस के फॉर्म में हो, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल किया। हार्ड सर्फेसेस पे चीज़ों को घेरा जाता था एंड वो चौक चौराहों पे, हाईवेज पे लगाए जाते थे ताकि लोग देख सके, पढ़ सके। देयर वर 5 प्रोविंशियल सेंटर्स इन द मॉडर्न एम्पायर के 5 प्रांतीय केंद्र थे। अशोक ने पतिवेदिका नाम के ऑफिसर्स को नियुक्त करना शुरू करा, जिनका काम यह था कि कभी भी पीपल से रिलेटेड मैटर हो, अफेयर हो, तो बिना झिझक मेरे पास आ जाना, मैं उसे निपटा दूंगा। देन फ्रॉम द सेकंड सेंचुरी बीसी, सेकंड सेंचुरी बीसी यानी कि मॉडर्न एम्पायर के खत्म होने से कुछ दिन पहले ही लोगों ने सामंतों पर ढलाई करना शुरू कर दिया था, रूलर्स ने सामंतों पर ढलाई करना शुरू कर दिया था। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है, आपको उन्हें चुन के हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट, अशोका वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब द मैसेज ऑन द हार्ड सरफेस। देन दूसरा गलत है, इसमें 5 नहीं 4 प्रोविंशियल सेंटर्स थे, तोसाली, सुवर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैनी। एक हमारा था पाटलिपुत्रा, तो वो प्रोविंशियल सेंटर में तो आएगा नहीं। देन अशोक ने पतिवेदिका नाम के ऑफिसर्स को नियुक्त किया, ये एकदम सही है। उन्होंने पतिवेद जैसे धम्म महामत्ता को नियुक्त करके क्या काम दिया कि तुम धम्म की चीज़ों को प्रीच करो, ऐसे ही पतिवेदिका का काम क्या था कि तुम लोगों के बीच रहो, जब भी उन्हें कोई दिक्कत हो, वो मेरे से कंसल्ट करना चाहें तो तुम बेझिझक उनको लेके आ जाना, तुम उनके बारे में हमें बताना। सो पीपल्स अफेयर से अवेयर रहने के लिए उन्होंने पतिवेदिका नाम के ऑफिसर्स को नियुक्त करना शुरू करा। एंड ये जो सामंतवादी प्रथा है वो 4th सेंचुरी सी के बाद शुरू होती है इंडिया में, ना कि 2nd सेंचुरी बीसी से ही। सो यहाँ पे जो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है, केवल यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन कुछ क्लूज दिए गए, आपको कैरेक्टर को पहचानना है। द प्रोपेगेटर ऑफ धम्म ऑल्सो नोन एज देवनापिय, वी ऑल नो कि कौन है ये। देवनापिय नाम से किन्हें उल्लेखित किया जाता है, तो देवनापिय नाम से अशोक को उल्लेखित किया जाता है एंड धम्म को भी इन्होंने ही प्रचारित किया था। सो ऑब्वियसली अशोका द ग्रेट विल बी द आंसर। देन यहाँ पे एक कॉइन है, आपको बताने की जो कॉइन है वो किस अंपायर के रूलर्स ने इशू करा था, क्या वो शक थे, क्या वो सतवाहन थे, क्या वो कुषाण थे, क्या वो मौर्य थे। तो ये जो कॉइन दिखने में लग रहा है आपको गोल्ड के, सोने के कॉइन्स केवल अभी तक अर्ली स्टोरी पीरियड में हमने जितना देखा है 2 ही बड़े अंपायर से इशू करा था, एक तो कुषाण थे, गुप्त थे। तो गुप्त तो आए नहीं है अभी तक,
गुप्त तो कुषाण के बाद आएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ ऑप्शन में भी वैसे भी गुप्त नहीं है, तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी कि कुषाणों ने पहली बार गोल्ड सिक्के जारी किए थे। एंड ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दैट इज ऑफ कनिष्क, जो सबसे मोस्ट फेमस कुषाण रूलर हुआ करते थे। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन आपको एक कैरेक्टर को पहचानना है, कुछ क्लूज दिए गए हैं। वो गुप्त शासक थे एंड हरिशेन जो उनके दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त, इन चारों में से कौन सही ऑप्शन हो सकता है? आपको ये भी बताना है इस उत्तर के साथ अपने कमेंट में कि ये चारों हैं वो रेसिस से बिलोंग करते हैं। इनको आप क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज करके हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन पहले आया, देन उसके बाद, देन उसके बाद, देन उसके बाद। यहाँ पे जहाँ तक इस कैरेक्टर की बात है तो हरिशेन क्या लिखा था इन्होंने? प्रयाग प्रशस्ति। एंड जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसको डेडिकेटेड है? समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त विल बी द आंसर, ये समुद्रगुप्त के ही दरबारी, तब तो इन्होंने उनकी बड़ाई करी है ना प्रयाग प्रशस्ति में। सो ऑब्वियसली समुद्रगुप्त जो है वो हरिशेन के रूलर थे, उनके समय में वो दरबारी कवि थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको उन स्टेटमेंट को पिक करना है जो गलत है, जो सही नहीं है। पहला, इंडियन पेपर वॉज हाईली डिमांडेड इन रोमन एम्पायर, की रोमन साम्राज्य में भारतीय काली मिर्च की बहुत ज़्यादा मांग थी। देन 5 मार्क कॉइन्स जो होते हैं वो कुषाण रूलर्स ने इशू किए थे। एंड गुप्ता रूलर्स के जो गोल्ड कॉइन्स है वो अपनी शुद्धता के लिए जाने जाते हैं। एंड देन वोटिव इंस्क्रिप्शन, जो दान शिलालेख होता है, उनमें जब राजाओं को उपहार कुछ दिया जाता था तो उसको रिकॉर्ड करा जाता था। यहाँ पे कौन कौन सा कथन गलत है उसको आपको पिक करना है। अगर पहले कथन की बात करें तो एकदम सही है, इंडियन पेपर वॉज हाईली डिमांडेड, रोमन एम्पायर वाले इसके लिए दान दे सकते थे। सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि कुषाणों के समय में तो सोने के सिक्के आने शुरू हो गए थे। जहाँ तक 5 मार्क कॉइन्स की बात है तो वो महाजनपद के नाम इशू किए जाते थे और मॉडर्न एम्पायर में इशू करा, तो उसके बाद 5 मार्क कॉइन्स लगभग खत्म हो चुके थे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, गुप्ता एम्पायर के जो गोल्ड कॉइन्स है दे वर सो फेमस बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी। चौथा गलत है, वोटिंग इंस्क्रिप्शन में जब लोग किसी मंदिर में या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में दान वगैरह देते थे उसको रिकॉर्ड करते थे। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा कथन गलत है, सो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। अब अगेन आपको यहाँ पे एक कैरेक्टर को पहचानना है, क्लू देखें क्या क्या है। वो गुप्त वंश की राजकुमारी थी, उनकी शादी जो है वो वकाटक साम्राज्य में हुई। एंड उन्होंने एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, या छोटा बड़ा नहीं, एक टाइम पीरियड के लिए उन्होंने अधिकार धारण किया, मतलब शी हेल्ड द अथॉरिटी, पावर उन्होंने अपने अंदर रखा। तो वो कौन है? क्या वो आम्रपाली है, क्या वो इंद्रगुप्त है, क्या वो प्रभावती गुप्त है, या इनमें से कोई नहीं? इंद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या आम्रपाली। गुप्त राजकुमारी थी, वकाटक साम्राज्य में शादी हुई एंड उस टाइम पीरियड के लिए इनके पास पावर थी, अथॉरिटी थी, जो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में, किसी महिला के पास अगर अथॉरिटी है तो वी ऑल नो कौन है वो? प्रभावती गुप्त हैं, क्योंकि इन्हीं का हमने डिस्क्रिप्शन देखा जब ये किसी को लैंड ग्रांट दे रही है। एंड जब ये लैंड ग्रांट दे रही है ऑब्वियसली तब इनके पास पावर तो होगा ही, तब तो इन्होंने लैंड ग्रांट दिया है। लैंड का अगर इंडिपेंडेंट एक्सेस है दैट मीन्स शी हैड सम काइंड ऑफ अथॉरिटी। एंड इनका ही ब्याह जो है वो वकाटक किंग से हुआ था, रुद्रसेन सेकंड नाम था उनका। सो दैट इज द सिनेरियो। पावर इन्होंने इसलिए हेल्ड किया क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड इनके जो लड़के थे बहुत छोटे थे, तो इन्होंने अपने लड़कों के बिहाफ पे एज अ रीजेंट वकाटक डायनेस्टी को तकरीबन 20 सालों तक चलाया था, 390 से लेकर 410 ईस्वी तक। सो प्रभावती गुप्त विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है आपके सामने, ये जो स्कल्पचर है वो मथुरा से हमें मिला है। एंड आपको बताना है ये स्कल्पचर शायद किसी रूलर का है। आपको बताना है कि इस स्कल्पचर में जो रूलर है जिसका सर नहीं दिखाया गया है वो किस अंपायर से बिलोंग करते हैं, गुप्त, कुषाण, शक या सातवाहन। तो जहाँ तक मथुरा की बात आती है तो मथुरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था कुषाण अंपायर का। तो ये जो मूर्ति है ऐसा कयास लगाया जाता है कि है तो ये कुषाण अंपायर के रूलर का ही, एंड उसमें भी शायद ये कनिष्क की मूर्ति है। कनिष्क जो सबसे फेमस रूलर थे हमारे कुषाण अंपायर के, उनकी मूर्ति है। सो करेक्ट आंसर विल बी कुषाण अंपायर के रूलर थे ये, जिनकी मूर्ति आप देख सकते हैं। इनका जो चेहरा है वो शायद टूट गया होगा समय के साथ। एंड दिस इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, मथुरा। सो अब शुरुआत करते हैं लेवल 3 की। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज असेशन रीजन का। मेनी कुषाण रूलर्स अडॉप्टेड टाइटल्स लाइक देवपुत्र। रीजन में ये कहा गया है कि वो अपने सामाजिक मूल या सामाजिक उत्पत्ति से असुरक्षित थे, इनसिक्योर्ड फील करते थे। दोनों पहले स्टेटमेंट को आपको जांचना है कि सही है या गलत है, देन मेक द डिसीजन। ठीक है, उसके बाद एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करते जाएं। बहुत बार हमने ये टेक्निक अपने एमसीक्यू सेशंस में बताई है। आपने अगर एमसीक्यू सेशंस नहीं अटेंड करा है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से एक एक वीडियोस देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। देन अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का संकलन देखना है तो हमने बहुत मशक्कत से अपना सैम्पल पेपर तैयार किया है क्लास 12th हिस्ट्री का, जिसमें हमने एक्यूरेसी के ऊपर एंड सबसे खास बात की बाइलिंगुअल है।
अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन और आंसर दोनों अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, एक्सप्लेनेशन भी अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, एंड एक्यूरेसी पे बहुत काम किया गया है, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे बहुत काम किया गया है, मार्किंग स्कीम पे बहुत काम किया गया, मतलब हाईली सेंट्रलाइज्ड एज पर योर सिलेबस वो चीज़ हमने बनाई है। अगर आपको उसे देखना है तो सैम्पल पेपर का सैंपल हमने ड्राइव का लिंक नीचे दे दिया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा सैंपल है। एंड देन अगर आपको वो अच्छा लगे, इफ़ यू मेक द डिसीजन कि अगर आपको खरीदना है, तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी हमने डाल दिया, वहाँ पे जाके आप अपने डिटेल्स सबमिट करें एंड देन मेक द पेमेंट ऑफ 49 रुपीज़ ओनली एंड वी विल डिलीवर योर सैम्पल पेपर ऑन योर ईमेल। आपकी ईमेल पे हम लोग सैम्पल पेपर डिलीवर कर देंगे। नाउ कुषाण रूलर्स जो है वो देवपुत्र नाम के टाइटल को अडॉप्ट करते थे, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड वो अपने सोशल ओरिजिन को लेकर इनसिक्योर थे, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि वो चाइना से आए थे और इंडिया में ऐसा माना जाता था कि केवल क्षत्रिय ही रूल कर सकते हैं। अगर किसी किंगडम के रूलर मलेच्छ बनते हैं, यानी कि जो आउटसाइड इंडिया आए थे, या ब्राह्मण बनते हैं, शूद्र बनते हैं, या वैश्य बनते हैं, तो दिस विल नॉट बी लेजिटिमेट, ये वैध नहीं माना जाएगा। तो कुषाण रूलर्स देवपुत्र नाम के टाइटल्स इसलिए अपने आप को देते हैं क्योंकि वो लोगों का एक्सेप्टेंस जीतना चाहते थे। उन्होंने अपने आप को डिविनिटी से एसोसिएट करा कि हमारा जो राबता है, हमारा जो रिश्ता है वो भगवान के साथ है, हमें भगवान ने भेजा है। जैसा हमने देखा था ना कि विरूपाक्ष, विजयनगर के रूलर विरूपाक्ष के नाम पे सारे रॉयल ऑर्डर्स इशू करते थे, दैट वाज अ टूल कि सोशल एक्सेप्टेंस उनको मिलेगी। जब लोग देखेंगे कि यहाँ के जो रूलर्स हैं वो हमारे भगवान की इज्जत कर रहे हैं एंड ये कह रहे हैं कि हम उनके बिहाफ पे रूल कर रहे हैं, रूल तो विरूपाक्ष ही कर रहा है, वी आर जस्ट दियर ट्रस्टी, सो दैट इज द सिनेरियो। तो असर्शन रीजन दोनों सही है एंड वोनली बिकॉज कि जो कुषाण रूलर्स हैं वो अपने ओरिजिन को लेके बहुत इनसिक्योर थे, बहुत असुरक्षित थे, इसीलिए वो ऐसे टाइटल्स का इस्तेमाल करते थे ताकि उन्हें सोशल एक्सेप्टेंस मिल सके। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द 17th क्वेश्चन, असर्शन रीजन का ये भी है, इन अर्ली स्टोरी पीरियड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड विद द यूज ऑफ आयरन टिप प्लस शेयर। एंड कहा जा रहा है कि जैसे जैसे अर्ली स्टोरी पीरियड में 600 BC के बाद जो लोहे की नोक वाली हल थी उसके इस्तेमाल से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। कारण में कहा गया कि धान उत्पादन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि एक जगह से तोड़ के जब हम दूसरी जगह लगाते हैं, प्रतिरोपण की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। दोनों कथनों को पहले आपको जांचना है, देन मेक द आंसर। तो अगर आप दोनों कथनों को पढ़ेंगे तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा था एंड वन ऑफ द रीजन वाज कि हमने लोहे की नोक वाली हल का इस्तेमाल शुरू किया, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पहले हमारे पास लकड़ी की नोक वाले हल होते थे, फिर हमने लोहे की नोक वाले हल से खोदना शुरू करा एंड अब कम समय में ज़्यादा हम लोग जुताई कर पाते थे। देन रीजन का स्टेटमेंट भी सही है कि ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक इस्तेमाल की गई थी धान उत्पादन के लिए, पैडी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बट यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक से कहीं से भी आयरन टिप्ड प्लोशेयर का कोई कनेक्शन नहीं है। सो असर्शन रीजन सही तो है बट रीजन और असर्शन का कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी अवर करेक्ट आंसर कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अगर प्रतिरोपण तकनीक का इस्तेमाल करा गया तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हमने दूसरी तरफ प्लो शेयर की टेक्निक का इस्तेमाल करा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर धान के उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिरोपण तकनीक का इस्तेमाल ना किया गया होता तो क्या ये स्टेटमेंट नहीं आता? ये स्टेटमेंट तो तभी भी आता क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन एंड द यूज ऑफ आयरन टिप्ड प्लो शेयर बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर यूनिक। तो ये चीज़ आपको समझनी है। जब रीजन का स्टेटमेंट पे पूरी तरीके से असर्शन का स्टेटमेंट डिपेंडेंट रहता है तब हम लोग कहते हैं कि अच्छा अब रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे बहरहाल आप एक सोर्स को पढ़ें। ये सोर्स हम लोग इस चैप्टर में जो दो सोर्स है उसके बीच कंफ्यूज थे कि किसको आपके सामने डाला जाए। तो वी वर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू सोर्सेज, एक तो हमारे प्रभावती गुप्त का है एंड देन एक प्रयाग प्रशस्ति का। फिर जब ये मामला टाई था तो हमने टाई ब्रेकर के तौर पे टॉस उछाला एंड उसमें हमें प्रभावती गुप्त के सोर्सेज का जवाब मिला कि आपको ये क्वेश्चन के रूप में डालना है। तो ये जो सोर्स है आपने पढ़ा होगा कि प्रभावती गुप्त लैंड ग्रांट्स दे रही है, मतलब एक आदमी को जिसका नाम चंद्र स्वामी है, एंड लैंड ग्रांट देते वक्त वो कह रही है कि यहाँ के लोग जितने भी इस लैंड ग्रांट, जितनी भूमि इसको दान में दी जा रही है उसके अंदर जितने भी पॉपुलेशन है वो इनकी इज्जत करेगी, इनके आदेशों का पालन किया जाएगा। एंड यहाँ पे वो उनको कुछ खास प्रोविजन भी दे रही है। खास प्रोविजन मतलब जैसे अग्रहणा जैसे प्रोविजंस की उनको लगभग अग्रहणा जैसे ही प्रोविजन। अग्रहणा में क्या होता था कि कोई टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, हाँ लेकिन आप टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो, अपने पास रखो, हम नहीं लेंगे उसमें से कुछ शेयर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे डाला गया कि कोई अधिकारी कभी भी यहाँ पे आ नहीं सकते खाल के लिए, कोयला लेने के लिए या शहद लेने के लिए, वाइन लेने के लिए, एंड इसके भीतर की जितनी भी संपत्ति है इस गाँव के साथ साथ उसको भी दान में दिया जा रहा है। सो दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सोर्स। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। अब चलते हैं सवाल को सॉल्व करते हैं। हु हैज़ बीन ग्रांटेड लैंड हेयर, की यहाँ जमीन किसको दी जा रही है? प्रभावती गुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जमीन ना तो प्रभावती गुप्त को दी जा रही है
ना ही समुद्रगुप्त को दी जा रही है, ना ही कुमारगुप्त को दी जा रही है। यहाँ पे जमीन चैनल स्वामी को दी जा रही है। हाँ, देने वाली जो है वो प्रभावती गुप्त है। सो यहाँ पे इन तीन में से कोई उत्तर डी होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोग लैंड ग्रांट देखते ही प्रभावती गुप्त को उत्तर चुन लेंगे, लेकिन ये गलत है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लैंड ग्रांट आखिर दिए क्यों जाते थे? व्हाई द लैंड ग्रांट वाज गिवन? क्या पर्पस था? पहला, अपने सपोर्टर्स को जीतने के लिए, उनके विश्वास को जीतने के लिए। देन टू एक्सटेंड द एग्रीकल्चर, कृषि को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए। देन राजाओं को सुपर ह्यूमन के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं। या ऊपर के जितने भी पर्पस है सब जो है लैंड ग्रांट के पीछे कहीं ना कहीं कारण होते थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि लैंड ग्रांट वाज आल्सो गिवन टू विन एलाइज। जब लोगों को लगता, राजाओं को लगता था कि सामंत बगावत करेंगे तो कुछ ज़मीनें उनको दे दो, फिर उनका सपोर्ट बना रहेगा। कृषि का विस्तार करना वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि अगर लैंड ग्रांट हम लोग देते हैं, चाहे सामंत को या किसी और को भी, तो वो वहाँ पे करेगा क्या? एग्रीकल्चर करेगा। एंड जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होगी उतना ही ज़्यादा रॉयल कॉफर में टैक्स के रूप में पैसा आएगा। तो बी भी है, ए भी है, सी भी है, क्योंकि राजा अपने आप को ऑफन चैरिटेबल, राजा अपने आप को ऑफन अलौकिक और सुपर ह्यूमन दर्शाना चाहते थे कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी चीज़ें हम दान कर दे, हमारी जो दौलत है वो कम नहीं होने वाली। सो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन जो है वो पर्पस हुआ करते थे लैंड ग्रांट के पीछे। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लैंड ग्रांट्स आर करेक्ट? कि लैंड ग्रांट के बारे में, भूमि अनुदान के बारे में कौन सा कथन सही है कि ये परंपरा मौर्य शासकों द्वारा शुरू की गई। इसके जो ज़्यादातर अनुदान थे वो ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को दिए जाते थे, और भूमि अनुदान के जो अधिकांश अभिलेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनमें पाली भाषा का इस्तेमाल करा गया है, या इनमें से कोई भी नहीं। सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। तो अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो लैंड ग्रांट्स के एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं वो सतवाहना के राह से मिलते हैं। ठीक है, तो हमें मॉडर्न एम्पायर से ऐसा नहीं पता चलता कि इस परंपरा की शुरुआत शायद मौर्य ने की। आपके एग्जाम में, आपके बुक में भी दिया होगा कि 2nd सेंचुरी BC के बाद हमें लैंड ग्रांट्स के अवशेष मिलने शुरू हुए, इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। तो पहला हमारा तो ऐसे ही गलत हो गया। सामान्यतः भूमि अनुदान ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था, ये सही है। एंड सी जो है वो गलत है, क्योंकि लैंड ग्रांट्स के ज़्यादातर अवशेष जो है, पाली भाषा वाले भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बट ज़्यादातर जो अभिलेख हैं दीज आर इन संस्कृत, वो जो है संस्कृत में है। सो ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट, और डी तो होगा ही नहीं क्योंकि बी जो है हमारा सही हो गया। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर, कि सामान्यतः जो भूमि अनुदान है वो ब्राह्मणों और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 4 को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे आपके 5 मैप्स आने वाले हैं, डोंट मिस दैट लेवल। एक एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। सो हियर वी हैव द लेवल 4। यहाँ पे मैप से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे। शुरुआत करते हैं 21वें क्वेश्चन से। इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ए नाम से जो प्लेस को मार्क किया हुआ है वो एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था प्राचीन भारत का, एंशिएंट इंडिया। क्या वो सुवर्णगिरी है, क्या वो तोसाली है, क्या वो शिशुपालगढ़ है, या क्या वो पुहार है? बहुत ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चन है ये। मैप में इससे रिलेटेड अगर पोर्ट से रिलेटेड सवाल आते हैं, ट्रेड से रिलेटेड मैप पे सवाल आते हैं, तो इस सिटी के बारे में पूछे जाने की बहुत संभावना है। सो शिशुपालगढ़ हमने देखा था, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। सबसे पहले मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये पता करो कि किस स्टेट में है। तो दिस इज इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कौन कौन से शहर नहीं है या कौन कौन से साइट नहीं, उसको हटा देते हैं। शिशुपालगढ़ इज इन उड़ीसा, इसको हटा दें। तोसाली भी उड़ीसा के पास ही है, तो इसको भी हटा देते हैं। सुवर्णगिरी इज इन कर्नाटक, तो ये हट गया। The option that we are left with is पुहार, एंड पुहार ही ये जगह है जो हमारा एशियन पोर्ट है इधर से साउथ ईस्ट एशिया में। और अगर बात कहें तो इंडियन ओशन के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस ट्रेड होता था। सो पुहार विल बी द करेक्ट आंसर। देन 22nd क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक जगह को ए नाम से मार्क किया गया है, और ये जो जगह है कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। आपको यहाँ पे सही जवाब चुनना है। क्या ये गांधार है, क्या ये तोसाली है, क्या ये पाटलिपुत्र है, या क्या ये उज्जैनी है? तो वी ऑल लो की कैपिटल कौन है। 2 तरीके होते हैं, एक तो आप स्टेट डिमार्केट कर लो जैसा हमने पिछले पूछा था, या आप जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से सवाल सॉल्व करें। जैसे आपको पता है कि मौर्यन एम्पायर की कैपिटल क्या है, तो पाटलिपुत्र है, तो ऑप्शन में पाटलिपुत्र अगर दिया हुआ तो सोचने की बात ही नहीं है। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कौन सा स्टेट में है इसे डिमार्केट करने की। अगर पहले से हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्लू हमें पता है, हमने पकड़ना सीख लिया, तो बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। 23rd क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन एक मैप है, एंड ए इज मार्क्ड एज अ प्लेस विच वाज इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध, जो मगध का शुरुआती कैपिटल था। एंड ये भी जो हमारा शहर है ये बिहार में ही पड़ता है, स्टेट ऑफ बिहार में ही पड़ता है। तो वी ऑल नो कि मगध की शुरुआती कैपिटल कौन थी? बिम्बिसार, अजातशत्रु, या उससे पहले जितने भी रूलर्स थे उनकी कैपिटल थी राजगीर। उसके बाद अजातशत्रु के लड़के उदयन आते हैं, वो
राजगीर से कैपिटल पाटलिपुत्र शिफ्ट करेंगे. सो इनिशियल कैपिटल वॉज राजगीर, तो राजगीर विल बी द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. आपको यहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसका मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करना है इसको बहुत अच्छे से. Then the 24th question, in the given political map of India, A is marked as the place which was capital of Avanti Mahajanpad. अवंती हो गया, गांधार हो गया, काशी हो गया, पांचाल हो गया, मगध हो गया, अंग हो गया, वज्जी हो गया. ये सब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड महाजनपद में से है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनकी राजधानियों के बारे में भी अगर याद रखें तो सही रहेगा. गांधार तो हालांकि पाकिस्तान में पड़ता है तो उसके पूछे जाने की आशंका कम है. बाकी ये जो हमने नाम बताया ना आपको, अवंती हो गया हमारा, फिर वज्जी हो गया, फिर काशी हो गया, कौशल हो गया, मगध हो गया, ये सब बहुत प्रोबेबल है कि इनकी राजधानियों के बारे में पूछा जा सकता है. अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अवंती महाजनपद हमारा मध्य प्रदेश के इलाके में था और मध्य प्रदेश में ही ये साइट लोकेटेड है. तो मध्य प्रदेश में मथुरा नहीं है और मध्य प्रदेश में इंद्रप्रस्थ भी नहीं है. इन दोनों को हटा दिया. माहिष्मती और उज्जैनी दोनों ही मध्य प्रदेश में है एंड दोनों ही अवंती महाजनपद के अंदर आते थे, लेकिन द कैपिटल वॉज उज्जैनी. ठीक है, तो उज्जैनी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. यहाँ पे एक साइट को हमने मार्क किया है एंड दिस साइट वाज द प्लेस विच वाज सदर्न मोस्ट प्रोविंशियल सेंटर. जो सबसे साउथ, सबसे दक्षिण में जो मॉडर्न एम्पायर का प्रांतीय केंद्र था वो है ये पॉइंट. इस जगह पे वो प्रांतीय केंद्र था. तो आपको बताने की कौन सी जगह है ये. क्या ये कोडू मनाल है, क्या ये सुवर्णगिरी है, क्या ये बुहार है, क्या ये सन्नाती है? सबसे पहले आपको अगेन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसका इस्तेमाल करना है. सदर्न मोस्ट प्रोविंशियल सेंटर, 4 प्रोविंशियल सेंटर थे. तक्षशिला सबसे ऊपर में था, देन हमारा तो सारी पड़ता था, देन हमारा उज्जैनी पड़ता था एंड देन सबसे नीचे सुवर्णगिरी. तो सुवर्णगिरी विल बी द करेक्ट आंसर. और ये कर्नाटक में भी है. कर्नाटक में ये सुवर्णगिरी, आज के ज़माने में शायद इसे कनकगिरी कहते हैं. बात बराबर है, लैंड ऑफ गोल्ड. तो सुवर्णगिरी विल बी द करेक्ट आंसर. बाकी बुहार तमिलनाडु में है, सन्नाती इससे ठीक ऊपर है, सुवर्णगिरी से थोड़ा सा ऊपर, एंड कोडू मनाल भी इसके आसपास है. कोडू मनाल से रिलेटेड कुछ सवाल भी आ सकते हैं बिकॉज ये यहाँ पे ना एंशियंट बीड मेकिंग इंडस्ट्री के हमें अवशेष मिले, मेटल मेकिंग इंडस्ट्री के अवशेष मिले. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी अलग अलग आभूषणों की. सो कोडू मनाल इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोबेबल मैप. एक आप कोडू मनाल का इसके अलावा तैयार कर लें, एक मथुरा का तैयार कर लें, ठीक है, एंड एक वैशाली का तैयार कर लें. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ वज्जी और मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ आपका सुरसेन. एंड मथुरा इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये बहुत बढ़िया लोकेशन पे था, ट्रेड सिटी मानी जाती थी, एंड कोडू मनाल इंडस्ट्रियल सिटी थी, तो इसलिए इसको ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड जहाँ तक उज्जैनी के बारे में मैंने पिछले मैप में पढ़ा था, तो उज्जैनी में इससे रिलेटेड ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दिस वाज वन ऑफ द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ मॉडर्न एम्पायर. तो आपको यहाँ पे पहले मार्क करना है, देखना है मध्य प्रदेश में कौन सा प्रोविंशियल सेंटर लोकेटेड था मॉडर्न एम्पायर का. तो ऑब्वियसली उज्जैनी वाज द प्रोविंशियल सेंटर दैट वाज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, क्योंकि ये सबसे पश्चिम इलाके में पड़ता था मॉडर्न एम्पायर के, तो इस पूरे जोन को वो कंट्रोल किया करता था. तो एक ही सिटी से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के आपके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें हमेशा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे. एंड अगर आपने अभी तक सैम्पल पेपर नहीं लिया है, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ CBSE चाहे किसी भी मीडियम के हो, देन डू चेक आउट द सैम्पल ऑफ सैम्पल पेपर जो कि हमने रिलीज़ करा है. उससे आप पहले श्योर हो ले कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है. देन मेक योर माइंड एंड इफ़ यू वांट टू बाय इट तो आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया, वहाँ पे डिटेल्स सबमिट करें एंड देन पेमेंट करने के बाद वोली 49 रुपीज़ के पेमेंट के बाद आपको जो सैम्पल पेपर है आपके बताए गए मेल पे हम लोग डिलीवर कर देंगे. Till then, thank you. And if you have not joined our Telegram group, तो do join the Telegram group क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं. सारे PDFs, मटेरियल वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं. तो जितने भी लोग Telegram यूज़ करते हैं, प्लीज़ join our Telegram group. And if you find the content worth sharing, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू.